अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीयू विकी। आज हम करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम CS 403 का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने डेटाबेस का इंट्रोडक्शन और इसके कुछ एडवांटेजेस पढ़े थे, जिसमें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि डेटाबेस क्या है और इसको क्यों इतनी अहमियत हासिल है कंप्यूटर साइंस में। अभी हम दो टर्म्स के साथ इंट्रोड्यूस होने जा रहे हैं, जो है डेटा और इंफॉर्मेशन। इन दोनों की डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है। डेटा क्या है? डेटा इज द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। और इंफॉर्मेशन क्या है? द प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। यानी डेटा जो है वो हमारे पास रॉ फैक्ट्स होते हैं जो कि हमें कलेक्ट होते हैं किसी भी सोर्स से, और जो इंफॉर्मेशन है वो डेटा को जब हम प्रोसेस करते हैं तो वो हमारी इंफॉर्मेशन बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमें एक टेबल दिया गया है एम्प्लॉय का, जिसमें एम्प्लॉय का नेम, उसकी एज और सैलरी जो है वो हमें बताई गई है। यहाँ पे जो एज के अंदर हमें लिखा हुआ दिख रहा है ये 23, 24, ये सारा हमारा डेटा है। ये जो एम्प्लॉयज के नेम्स हैं ये भी डेटा है, ठीक है। लेकिन इनको एक प्रॉपर फॉर्मेट में ऊपर एम्प्लॉय नेम का टाइटल देके, एज का टाइटल देके, सैलरी का टाइटल देके, कॉलम्स और रोज में जिस तरह से स्टोर किया जा रहा है कि हमें पता चल रहा है कौन से एम्प्लॉय की कितनी एज है और कितनी सैलरी है, तो ये एक प्रोसेस्ड फॉर्म होगी डेटा की, तो ये क्या कहलाएगी? इंफॉर्मेशन। और अगर ओनली हम इसको देखें जिसमें हमारे पास ओनली ये चीज़ है, ये वाली चीज़, तो ये हमारे पास क्या है? डेटा। और जब इसके साथ हम एक प्रॉपर टाइटल एसोसिएट कर देते हैं, एक टैग एसोसिएट कर देते हैं, तो ये प्रोसेस्ड फॉर्म हो जाती है डेटा की। तो अगर हमारे पास ओनली ये नीचे वाली जो डेटा है ये हो, तो इससे हम कोई भी नतीजा अख्ज़ नहीं कर सकते, हम इससे कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते कि ये वैल्यूज़ क्या है। लेकिन जब हम इसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, प्रॉपर फॉर्मेट में स्टोर करते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाती है? प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा, यानी कि इंफॉर्मेशन। तो ये डिफरेंस है डेटा और इंफॉर्मेशन में। नेक्स्ट हमारे पास है डेटाबेस एप्लीकेशन। डेटाबेस एप्लीकेशन क्या होती है? डेटाबेस एप्लीकेशन एक ऐसा सॉफ्टवेयर, अ सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड to perform operations on data or to store data in a database is called database application। यानी कंप्यूटर साइंस में डेटाबेस एप्लीकेशन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें डेटाबेस बनाने के लिए टूल्स प्रोवाइड करता है, जिसमें हम डेटाबेस बना सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब यहाँ पे उस सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, उस मैनेजमेंट सिस्टम की बात हो रही है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है? मैनेजमेंट ऑफ डेटा इन डेटाबेस, यानी डेटाबेस के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है उसको मैनेज करना, और मैनेजमेंट ऑफ यूजर्स एसोसिएटेड विद द डेटाबेस, उस डेटाबेस को जिन यूजर्स ने यूज करना है उनको मैनेज करना। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है, उसके बॉस के पास एक डेटाबेस है, तो उस कंपनी का बॉस उस डेटाबेस का यूजर कहलाएगा, यानी जिसने उस डेटाबेस को देखना है, उसमें से डेटा को निकालना है या रिकॉर्ड्स बनाने हैं या उसको किसी भी तरीके से यूज करना है। और उसी कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं वो भी उसी डेटाबेस में से डाटा लेंगे, लेकिन जो डाटा बॉस देख सकता है वो सारे का सारा डाटा एम्प्लॉयज नहीं देख सकते। एम्प्लॉयज सिर्फ वही डाटा देख सकते हैं जिसकी उनको परमिशन है। तो ये यूजर्स हैं डिफरेंट, जो कि उस डेटाबेस को डिफरेंट तरीकों से यूज कर रहे हैं। इसलिए यूजर्स को मैनेज करना और डेटाबेस को मैनेज करना होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। नेक्स्ट, डेटाबेस के कुछ और फर्दर एडवांटेजेस डिस्कस किए गए हैं, जो कि हैं डेटा कंसिस्टेंसी। डेटा कंसिस्टेंसी का मतलब है कि डेटाबेस चूंकि एक होती है और उसको डिफरेंट सोर्सेज आपस में शेयर करते हैं, जिसका मतलब है कि ये एक सेंट्रल स्टोरेज होती है किसी कंपनी की या किसी ऑर्गेनाइजेशन की, तो उस सेंट्रल स्टोरेज की डिफरेंट कॉपीज नहीं होती, ठीक है। मतलब उसको अलग-अलग स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए जब वो एक ही जगह पे स्टोर है तो उसमें कोई भी डिफरेंट चीज होगी, कुछ भी चेंजिंग होगी तो वो कंसिस्टेंट रहेगी और उसमें इंफॉर्मेशन का लॉस या इनकरेक्ट रिजल्ट्स का डर नहीं होगा। तो इस चीज को हम कहते हैं जिसमें लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन ना हो और रिजल्ट्स हमारे इनकरेक्ट ना आए और डाटा मेंटेन रहे, उस चीज को कहते हैं कंसिस्टेंसी डाटा की। नेक्स्ट, बेटर डाटा सिक्योरिटी। डेटाबेस में जो भी डाटा स्टोर किया जाता है उसको हम पासवर्ड्स लगा सकते हैं, उसकी हम एक्सेस अपनी मर्जी से दे सकते हैं, यानी इस बंदे को इतने डाटा की एक्सेस देनी है, इस बंदे को इतने डाटा की एक्सेस देनी है, तो वो चीज एक कंपनी के लिए बहुत ही सिक्योर और रिलायबल हो जाती है।
नेक्स्ट, फास्टर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। डेटाबेस के अंदर अगर हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो फास्ट हो जाता है, क्योंकि डेटाबेस में सारा डाटा स्टोर होता है और हम कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं वो उसके डेटाबेस से, उसके बैकग्राउंड से वो डाटा फेच करती है और अपना काम जो है वो कर देती है। तो इसलिए कंप्यूटर साइंस में एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो है वो डेटाबेस की वजह से बहुत फास्ट है। जैसे डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, तो हर वेबसाइट के पीछे एक डेटाबेस है जिसमें उस वेबसाइट का डाटा स्टोर है, और उस वेबसाइट में जो भी चेंजिंग होती है वो ऑटोमेटिकली डेटाबेस में भी हो जाती है। तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट को डेटाबेस ने बहुत फास्टर बना दिया है। नेक्स्ट इज इकोनॉमी ऑफ स्केल। डेटाबेस स्केलेबल है। स्केलेबल का मतलब है कि इसको आप जितना भी वास्ट करते जाएं, जितना भी इसमें चीज़ों को ऐड करते जाएं या यूजर्स को ऐड करते जाएं या जितने लोगों को इसकी एक्सेस देते जाएं, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इस स्केलेबल है। तो इस चीज़ को कहते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल। फॉर एग्जांपल, एडमिशन डिपार्टमेंट है किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, और उन्होंने स्टूडेंट्स का अटेंडेंस रिकॉर्ड भी मैनेज करना है, उनका एग्जामिनेशन रिकॉर्ड भी मैनेज करना है, ठीक है। तो इसमें वो एक ही डेटाबेस में ये चीज़ें कर सकते हैं, एक ही डेटाबेस में यूजर्स इंक्रीज करके उस चीज़ को कर सकते हैं विदाउट विदाउट किसी भी एडिशनल एफर्ट के। तो नेक्स्ट है बेटर कंकरेंसी कंट्रोल। कंकरेंसी कंट्रोल का मतलब है कि एक डेटाबेस को एक टाइम में कितने लोग एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो डेटाबेस में ये चीज़ बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाती है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल है एटीएम मशीन की, कि अगर एटीएम मशीन एक बैंक की है तो वो डिफरेंट कंट्रीज में भी हो सकती है, वो किसी एक कंट्रीज में मल्टीपल सिटीज में भी हो सकती है, एक एटीएम मशीन नहीं होती। तो वो सारी की सारी एटीएम मशीन्स एक टाइम पे यूज हो रही होती हैं। तो अगर हर एटीएम मशीन में एक यूजर जो है वो मनी विदड्रॉ कर रहा है और वो एटीएम मशीन उस यूजर के बैंक अकाउंट में उस चीज को फौरन अपडेट कर देती है, चाहे वो किसी भी कोने से वो पैसे निकलवा रहा हो। तो इसका मतलब है कि वो सारी की सारी एटीएम मशीन्स आपस में कनेक्टेड है और वो डाटा जो है वो कंकरेंट होता है, फौरन अपडेट हो जाता है। इसका मतलब है जितने भी लोग उसको एक्सेस करें एक टाइम पे, लेकिन वो पीछे आके बैंक की डेटाबेस में अपडेट हो जाता है और उसमें कोई भी एरर या इस तरह की चीज नहीं आती, तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसे एक टाइम में एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बेटर बैकअप एंड रिकवरी फैसिलिटी। डेटाबेस हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है जिसमें हम डाटा का बैकअप रख सकते हैं। यानी हमने अपनी डेटाबेस में जितना भी डाटा स्टोर किया उसका एक बैकअप फाइल हम स्टोर कर लेते हैं, कि फॉर एग्जांपल हमारी डेटाबेस फ्यूचर में कुछ उसमें एरर आ गया या वो हमसे लॉस होगी तो उसके बैकअप को हम दोबारा से यूज कर सकते हैं। और रिकवरी फैसिलिटी का मतलब है कि अगर एक डेटाबेस हमसे डिलीट हो जाती है तो उसको रिकवर किया जा सकता है, जिसको जो है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स कर सकते हैं, यानी वो लोग जो डेटाबेस का अच्छा नॉलेज रखते हैं, टेक्निकल नॉलेज रखते हैं। नेक्स्ट इसका जो बेनिफिट है, अभी हमने डेटाबेस के बेनिफिट सारे कर लिए। नेक्स्ट हमारे पास दो चीजें आ रही हैं जिसमें है कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब है कि अगर डेटाबेस को करना, इसमें चीज़ों को मैनेज करना, इसके सारे बेनिफिट्स को यूज़ करना, इसकी सिक्योरिटी को यूज़ करना इतना ईजी है, तो डेटाबेस कॉस्ट भी इन्वॉल्व करती है। यानी जो बंदा डेटाबेस को मैनेज करेगा वो एक अलग से एम्प्लॉय चाहिए, फिर हमें डेटाबेस का सॉफ्टवेयर चाहिए, फिर एक सिस्टम चाहिए जिसमें डेटाबेस हमारी कंपनी की स्टोर हो। तो इसलिए डेटाबेस में कॉस्ट हाई हो जाती हैं, ठीक है। जितने भी आप उसमें फैसिलिटीज डेटाबेस की ज़्यादा यूज़ करेंगे उस हिसाब से उस ऑर्गेनाइजेशन को उसकी हार्डवेयर कॉस्ट और एम्प्लॉय की कॉस्ट जो है वो पे करनी पड़ेगी। उसके बाद है कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन का मतलब होता है तब्दीली एक हालत से दूसरी हालत में। फॉर एग्जाम्पल, एक जो ऑफिस है वो चल रहा है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम पे और उन्होंने अपने पूरे के पूरे ऑफिस के रिकॉर्ड को शिफ्ट करना है डेटाबेस पे, तो उसके लिए भी एक अलग से कॉस्ट लगेगी जिसको बोलते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। नेक्स्ट, इसका एक और डिसएडवांटेज है जो कि है डिफिकल्ट रिकवरी प्रोसीजर। मतलब कि डेटाबेस को अगर हमने रिकवर करना है तो वो डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि किसी भी टेक्निकल बंदे या ऐसा बंदा जिसके पास प्रोफेशनल स्किल्स ना हो, कोई नॉर्मल यूजर उसको रिकवर नहीं कर सकता। तो वो चीज़ भी एक इसमें एक डिसएडवांटेज क्रिएट करती है। नेक्स्ट, डाटा जो है डेटाबेस में जो डाटा स्टोर होता है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कि जो रिकवरी वाली चीज को इतना एम्फोसाइज किया जा रहा है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि डाटा ही एक कंपनी का एसेट है, एक कंपनी की जो है वो दौलत एक तरह से आप कह लें। तो डाटा को इसलिए एक रिसोर्स भी कहा जाता है। जिस तरह एक कंपनी की बिल्डिंग, उनके एम्प्लॉयज
और उनका जितना भी टेक्निकल स्टाफ है, उनकी मशीनरी, ये सारी चीज़ें उनके रिसोर्सेज और एसेट्स होते हैं। इसी तरह डाटा भी किसी कंपनी का एसेट होता है कि अगर किसी कंपनी का डाटा लॉस हो जाता है या रॉन्ग वे में वो इम्प्लीमेंट हो जाता है तो उस कंपनी को लॉस हो सकता है। वाई वी कॉल डाटा रिसोर्स, इसमें भी इसी चीज़ के बारे में कहा गया है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजंस लेना और नेक्स्ट तरक्की करना या प्रॉफिट कमाना, वो सारे का सारा बेस कर रहा होता है उनके ऑर्गेनाइजेशन के डाटा पे। और अगर वो अच्छे से स्टोर ना किया गया हो या मिसकैलकुलेट हो जाए तो वो सारे का सारा लॉस में चला जाता है। अब डाटा के लेवल्स कौन से हैं, यानी कि कौन डाटा की इकसाम कह लें इसको आप, या फिर डाटा की हालतें कि वो किस तरह से स्टोर होता है। सबसे पहला है रियल वर्ल्ड डाटा। रियल वर्ल्ड का मतलब है जिसमें किसी एक ऐसी एंटिटी या ऑब्जेक्ट का जिक्र किया जाए जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में या एग्जिस्ट करती है रियलिटी में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट या फिर एक स्कूल या फिर एक टीचर, ये सब लोग एंटिटीज हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं जो रियल में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या हुआ, रियल वर्ल्ड डाटा। स्टूडेंट का जो है मेटा डाटा क्या होता है, मेटा डाटा की डेफिनेशन कुछ इस तरह से, डेटा अबाउट डेटा इज कॉल्ड मेटा डाटा। डेटा अबाउट डेटा इज कॉल्ड मेटा डाटा। तो मेटा डाटा में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक एंटिटी है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट एक डाटा है किस टाइप का, रियल वर्ल्ड टाइप का। तो स्टूडेंट का जो नेम है, उसकी एज है, उसकी क्लास, नेम एज क्लास, ये जो चीजें हैं ये क्या कहलाएंगी, मेटा डाटा। और अगर उस नेम में हम कोई वैल्यू पुट कर दें, जैसे अली, अहमद, या एज में कोई वैल्यू पुट कर दें 20, 25, 30, या क्लास में कोई वैल्यू पुट कर दें, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, एग्जिस्टेंस ऑफ डाटा। इसको नेक्स्ट एक डाटा डायग्राम में बहुत अच्छे से समझाया गया, जिसमें देखें रियल वर्ल्ड डाटा है स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद उसका नेम, यानी कि किस टाइप का डाटा स्टोर करना है हमने, नेम फॉर एग्जाम्पल, तो वो क्या हुआ, मेटा डाटा। और उस नेम के अंदर अगर हम एक नेम टाइप कर देते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आमिर, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डाटा अकरेंस। ये 3 लेवल्स थे डाटा के। नेक्स्ट जो चीज है वो है यूजर्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम, यानी एक डेटाबेस सिस्टम हमने बना लिया तो उसके यूजर्स कितनी किस्म के हो सकते हैं, कौन कौन लोग उस डेटाबेस को यूज कर सकते हैं। तो इसमें मेन टाइप्स दो हैं, एक एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स और दूसरा एंड यूजर्स। एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स वो लोग होते हैं जो डेटाबेस सिस्टम को प्रोग्राम करते हैं, ऐसी कोडिंग या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू बनाते हैं, उसको क्लाइंट की जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको डिजाइन करते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स स्किल्ड पर्सन्स होते हैं, कंप्यूटर प्रोफेशनल्स होते हैं, जिनको डेटाबेस के स्ट्रक्चर का और उसको डेवलप करने का कंप्लीट नॉलेज होता है। डेटाबेस बन गई, किसी कंपनी के लिए उन्होंने बनाई, अब वो जो लोग उस डेटाबेस में डाटा को स्टोर करेंगे, उसको यूज करेंगे, उसको देखेंगे, वो कौन कहलाएंगे, एंड यूजर्स। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स हो गए डेटाबेस बनाने वाले, प्रोग्राम करने वाले, क्रिएट करने वाले, और एंड यूजर्स हो गए उसको यूज करने वाले। अब एंड यूजर्स की भी आगे दो टाइप्स हैं, ठीक है। मतलब कौन लोग किस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। एंड यूजर्स की फर्स्ट टाइप है नेव यूजर्स, यानी वो यूजर्स जिनको एक डेटाबेस पकड़ा दी गई बनी बनाई और उनको कहा गया कि इसमें ये जो डाटा है इसके इस हिस्से से आप डाटा देखेंगे और उसके हिसाब से हमें अपडेट करेंगे, दैट्स इट, इसके अलावा आपका इसमें कोई काम नहीं है। तो वो लोग होते हैं नेव यूजर, जो ओनली डेटाबेस की कुछ पार्ट्स की एक्सेस होती है जिनके पास। उसके बाद आते हैं सोफिस्टिकेटेड यूजर। सोफिस्टिकेटेड यूजर्स वो यूजर्स होते हैं जिनको कुछ एडिशनल राइट्स होते हैं, जैसे एडमिन हो गया या फिर किसी कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर हो गया। तो मैनेजर को वो राइट्स होंगे जो कि एक नॉर्मल एम्प्लॉय को नहीं होंगे। तो वो नॉर्मल एम्प्लॉय नेव यूजर हो गया, और मैनेजर जिसको कुछ और फाइल्स की एक्सेस है, कुछ और पार्ट्स की एक्सेस है, वो हमारा हो गया सोफिस्टिकेटेड यूजर। नेक्स्ट थर्ड टाइप आती है हमारे पास डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस प्रोग्रामर और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर में ये दोनों बंदे ही बहुत प्रोफेशनल होते हैं और टेक्निकल होते हैं, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि डेटाबेस प्रोग्रामर जो है वो डेटाबेस को क्रिएट करता है, और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो डेटाबेस को मैनेज करता है। उसमें डेटाबेस के कौन कौन से यूजर्स को कितनी एक्सेस देनी है, और डेटाबेस में जो डाटा स्टोर करना है वो किस टाइप का होगा, वो किस हालत में स्टोर होगा, कितने कॉलम्स में, कितनी रोज में, और उसकी जो मतलब जो भी चीजें, स्ट्रेटजीज, और जो भी उसका स्कीमा का मतलब है कि वो किस फॉर्म में स्टोर होगा। जैसे एक फोन नंबर है तो वो
डिजिट्स में या नंबर्स में स्टोर होगा, एक नाम है तो वो इंग्लिश में या कैरेक्टर में स्टोर होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जिसने मैनेज करनी होती हैं वो कौन कहलाता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो किसी कंपनी में डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की जो सीट है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है, क्योंकि इसके पास टेक्निकल स्किल्स होती हैं और कंपनी की सारी जो डेटाबेस का इन्हिसार है वो इसी एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर पे होता है। अब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के काम क्या क्या है। नंबर 1 इज स्कीमा डेफिनेशन। स्कीमा का मतलब है कि किस फॉर्म में डेटा स्टोर होना है डेटाबेस के अंदर। जैसे नेम है वो कैरेक्टर में स्टोर होगा, एड्रेस है तो वो वारचार में, वारचार एक डेटा टाइप है जिसमें नंबर्स और कैरेक्टर्स मिक्स होते हैं, इस तरह से स्टोर होगा। यानी उसने एक स्ट्रक्चर बताना है डेटा को स्टोर करने का, वो क्या हो गया, स्कीमा। ग्रांटिंग डेटा एक्सेस, कितने डेटा को कौन कौन से यूजर को कितनी एक्सेस देनी है ये अलाउ करना डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की ड्यूटी होती है। देन रूटीन मेंटेनेंस का मतलब है कि वो डेली डेटाबेस को चेक करता रहे, उसका बैकअप लेता रहे, उसमें कोई नए रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं तो उनको ऐड करके बैकअप लेता रहे। उसके बाद एक कंप्यूटर में अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें स्टोर है, बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड स्टोर है, तो ऑब्वियसली वो उसकी डिस्क स्पेस पे भी इफेक्ट कर रहा होगा, तो उसको मैनेज करना। और जॉब्स रनिंग का मतलब है, यहाँ पे जॉब्स रनिंग का मतलब है कि कितने लोग एक्सेस कर रहे हैं उस डेटाबेस को, इस वक्त वो डेटाबेस कहाँ कहाँ से एक्सेस की जा रही है, तो उस चीज को मॉनिटर करना और देखना कि हर एक चीज अपने तसलसल से ठीक चल रही है। तो इन सब चीजों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। स्कीमा डिजाइन जिसमें स्ट्रक्चर और उसकी फॉर्म उसने बतानी है, एंड ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट इज टिपिकल कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस इन्वायरमेंट। इसकी एक कंप्लीट डायग्राम है जिसमें आपको सारा समझ आ जाएगा, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन किए देती हूँ। इससे पहले यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की एक्टिविटीज, जो कि हम ऊपर भी पढ़ के आए हैं कि डेटाबेस को मेंटेन करना, बैकअप करना, यूजर्स को राइट्स ग्रांट करना, और जो जॉब्स रन हो रही हैं उनको मॉनिटर करना, मैनेज करना, प्रिंट जॉब्स को यानी डाटा जो भी प्रिंट आउट हो रहा है कंप्यूटर्स में से उसको देखना, और अगर जितने भी यूजर्स, जितने भी एंड यूजर्स हैं उस डेटाबेस के, उन सबको सही क्वालिटी सर्विस मिल रही है, इस चीज को इंश्योर करना, ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यहाँ पे देखिए एक डेटाबेस है जिसको बनाया है डेटाबेस डिजाइनर ने। तो डेटाबेस डिजाइनर ने डिजाइन किया डेटाबेस को। अब जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो उस डिजाइन को मेंटेन भी करता है और एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स के लिए डेटाबेस बनाता भी है, ठीक है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है, ये जो एक सॉफ्टवेयर है, ये हमें बताता है कि किस तरह से डेटाबेस को डाटा को गेट करना है। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू हम डीबीएमएस को बताते हैं कि हमें व्हाट टू गेट, हमें कौन सी चीज चाहिए, और ये फिर बताता है हाउ टू गेट, और इस तरह से इनकी आपस में कम्युनिकेशन होती है। एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, डेवलप करते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। तो इस तरह से ये सारी चीज बैकएंड पे हो रही होती है, और एंड यूजर्स ओनली डायरेक्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ, डेटाबेस के साथ, ठीक है। ये पूरे का पूरा एक स्ट्रक्चर था डेटाबेस का। सो लेक्चर नंबर 2 यहाँ पे हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट हम अपना स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3 से।